चलो, तो पहले अपन वो पास वाला देख लेते हैं। ये थोड़ा मतलब कि ब्रॉडली आपको पूरा बता देगा, फिर इंडिविजुअल डिटेल जितनी भी पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगी। चैप्टर ओवरव्यू मिल जाएगा ना एक बार, तो फिर अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो करें अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो वो दरवाजा लगा लो। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें, ठीक है। ये सारा कुछ अपन लोगों ने ना पहले से ही किया हुआ है, जब ये मैं करा चुका हूँ, लेकिन एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, उसको दोबारा अपने को करनी पड़ेगी। टाइम टू गिले ठीक अपन ने पढ़ा तो मतलब उस समय बस क्लास में पढ़ा था, रिवीजन नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो। ठीक है ना, माइक्रो जो है वो किसके बारे में होती है, प्राइस थ्योरी इंडिविजुअल फर्म के बारे में, और मैक्रो जो होता है किसके बारे में होता है, एग्रीगेट लेवल। अपन लोगों ने जो भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े वो उसमें क्या पढ़ा अपन लोग, जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सारा कुछ ब्रॉडली पूरे नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने पढ़ा। ठीक है ना, तो है ना, इकोनॉमिक्स के स्कोप को देखो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, कि इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो प्राइस को लेकर के कैसे बिहेव करेगा, इनकम को लेकर के कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने 11th में की होंगी। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये अगर मान लो कि कोई व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस ओपन करता है, तो उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे तो कैसे कैसे वो वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस करेगा, तो प्रोडक्शन उसका कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। ये जो बोल रहा हूँ ये ध्यान में आ रहा है, 11th क्लास में पढ़ा होगा ये। ठीक है ना, उसके अलावा क्या था, प्राइसिंग ऑफ गुड्स की अपन इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते थे, समझ रहे, डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरी जो ब्रांच है वो अपनी कौन सी है बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरी जो अपनी ब्रांच है की है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसमें अपन क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट लेवल पर, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नेशनल लेवल पर, क्लियर है। ठीक है, दूसरा क्या है अपना, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल मतलब कि जनरली क्या मतलब प्राइस लेवल, और जनरल प्राइस लेवल को इन्फ्लेशन से ही अपन पहचानते हैं कि भैया क्या चल रहा है। अभी अगर अपन नोटिस करें तो हर चीज इन जनरल महंगी हो गई पिछले एक साल में, तो हम क्या बोलेंगे कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ गया, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया। ये सब चीजें किसके कारण इफेक्ट होती है, ये हमारा इस वाले चीज उसका मैटर है। क्लियर है, किसका, मैक्रो का। मैक्रो में बेसिकली ये दो चीजें, ठीक है। आप समझ लो कि ये अपना पूरा मैक्रो के बारे में है, समझ आ रहे हैं, और ये आपका मैक्रो के बारे में, इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। ठीक है, माइक्रो में किस बारे में है, ठीक है, ये इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इंडिविजुअल फर्म को फोकस करता है। क्लियर है, कि कैसे हाउस होल्ड और फर्म्स वगैरह जो है वो डिसीजन लेते हैं, और वो पर्टिकुलर मार्केट में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सिंपल बातें हैं, इसमें कुछ और अगर आपको हो कि भैया ये वाला बता दो, तो उसको अपन डिटेलिंग कर लें। मैं उन चीजों को उतना वो नहीं कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंडिविजुअल लोग हैं जो इकोनॉमी में है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये सारा कुछ अपन लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था, कब पढ़ा था, 11th क्लास में। ये पूरा किसका मैटर है, 11th का। क्लियर है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ मैक्रो, इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये कीन्स के नाम से जानते हैं इनको, क्लियर। ठीक है, इस बंदे को क्या कहा जाता है, मतलब ये ओरिजिनेटर है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की तरह रिकॉग्नाइज कब किया गया, जब ये जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स था ना, ठीक है ना, इसने जो है वो अपनी बुक में ये कंटेंट जो है वो पब्लिश किया। ठीक है, क्या किया इसने, इसने एक बुक लिखी, समझ रहे, मतलब पहले इकोनॉमिक्स था, पहले इकोनॉमिक्स एक था, समझ रहे, तो इसने कुछ ऐसी चीजें बताई जिसके बाद लोगों को लगने लग गया कि हाँ यार ये तो अलग से सेपरेट फील्ड जो है, फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है ना,
इसमें जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी 1936 में इसने जो अपनी बुक जो है वो पब्लिश की थी। ठीक है, 1929 में क्या हुआ, 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद एंड द सब्सिक्वेंट इयर्स saw the output and employment levels in the countries of Europe and North America fall by zero। क्या हुआ कि पूरा ब्रॉडली पूरे पूरे देश पे फर्क पड़ा। 1929 में बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था जिससे पूरी पूरी कंट्री को फर्क पड़ा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसके बाद किस चीज की नीड पड़ी, वहां से जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज बॉर्न। क्लियर है? काफी नीचे हो गया वो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज। क्लियर है? ठीक है? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं देखो जरा, ठीक है ना, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल एंड डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक्स एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम। सबसे पहले तो नेशनल इनकम के बारे में अपन पढ़ने वाले। क्लियर है? एग्रीगेट डिमांड, यानी अभी अपन लोगों ने 11th क्लास में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ता है, इंडिविजुअल व्यक्ति का डिमांड किससे इफेक्ट होगा, उसकी इनकम से, उसके गुड्स के प्राइस से, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज से, ये सब अपन लोगों ने पढ़ा था। अपन देखेंगे एग्रीगेट डिमांड पे किससे फर्क पड़ना। क्लियर है क्या? ठीक है, उसके अलावा जनरल प्राइस लेवल है ना, और लेवल ऑफ एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जल्दी से बैठ जाओ, लेट। ठीक है, चलो। तो प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अरे मान्य अभी बाहर बैठी, जल्दी बैठो। ठीक है, उसके अलावा एक और है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सब चीजें अपन किसमें पढ़ने वाले हैं, ये वाली सारी चीजें किसमें है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हुआ, दो जरूरत। सबसे पहले डिफरेंस बताओ, माइक्रो और मैक्रो में क्या है, पर्पस में क्या डिफरेंस है बताओ, माइक्रो और मैक्रो में। डील्स विद, माइक्रो क्या है, डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन इंडिविजुअल फर्म और मार्केट। क्लियर है? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडिविजुअल फर्म की या इंडिविजुअल चीजों की बातें करेगा। लेकिन मैक्रो क्या है, मैक्रो किसकी बातें करेगा, aggregate measures such as total output, employment and aggregate price level। दिख रहा है ना, विजिबल है ना? ठीक है, चलो, नहीं तो वो बंद कर लेना, लाइट कम हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, ठीक है, चलो। एम क्या है माइक्रो और मैक्रो का, थोड़ा सा भी फास्ट फास्ट हो तो बता देना, 2-3 दिन कैलिब्रेट करना लगता है। ठीक है, चलो। ये बताता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसका अपन पढ़ते हैं, माइक्रो में, कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे और प्राइस, क्लियर, इंडिविजुअल चीजों की प्राइसिंग अपन कैसे। इसमें क्या है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, टूल्स माइक्रो में क्या यूज करते हैं अपन, डिमांड और सप्लाई। क्लियर है? जबकि मैक्रो में अपन क्या यूज करते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फॉर होल इकोनॉमी। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा क्या है, एग्जांपल, एग्जांपल्स आर इंडिविजुअल डिमांड पर कैपिटा इनकम, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले तो ये सोचो
कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अपन कैसे तय करें, अपन ये कैसे तय करेंगे कि कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है, कौन सी कंट्री बुरा कर रही है। अपन कैसे, अपन बोलते हैं ना यूएस सबसे आगे है या इस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, कि अपन किस बेसिस पे देखते हैं। अब नेशनल इनकम तो तुमको पता है, अरे सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, जिस कंट्री में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वही है, समझा इसको। लेकिन सिंपली क्या बोलेंगे, जीडीपी। जितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ मटेरियल से नहीं, वो किस चीज से, मटेरियल और सर्विस, जितनी भी वैल्यू क्रिएट हुई एक पूरे देश में, उससे अपन क्या देखते हैं कि उस देश ने कैसा परफॉर्म किया, समझ रहे। तो ये चीज समझ जाओ सबसे पहले कि पैसे मायने नहीं रखते। क्यों? क्योंकि पैसे तुम छाप सकते हो, समझ आ रही है बात। तो फिर मायने क्या रखता है, मायने रखता है प्रोडक्शन। मायने क्या रखता है, प्रोडक्शन। क्लियर है क्या? ठीक है। तो बेस्ट इंडिकेटर इज टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक देश ने कितना आउटपुट किया, समझ रहे, कितना आउटपुट किया टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट विल डिफाइन इट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। समझ में आ रही है बात? क्लियर है क्या? ठीक है। अब ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, बेसिकली जीडीपी। सबसे आम भाषा में हम इसको क्या बोलेंगे, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक। क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमको किसी भी कंट्री की चेक करनी है, तो हम देख रहे हैं कि भैया कितना तुमने प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन में अपन गुड्स सर्विसेज दोनों देख रहे हैं। सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होता है, मान लो कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस विल ऑल्सो बी रेफर्ड एज प्रोडक्शन। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले तो कुछ भी यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो आप, कुछ भी क्या कर रहे हो आप, यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो, तो वो क्या है, प्रोडक्शन। अरे समझ, कुछ भी यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो वो प्रोडक्शन। इसको हम आमतौर पर क्या बोलते हैं, जीडीपी। क्लियर? कुछ कुछ याद आएगा, अपन लोग 1.5 महीना लगाए थे। क्लियर? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। चलो, वर्ल्ड के टॉप जीडीपी लीडर्स कौन कौन, ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा पुराना है तो वो अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यूएसए है ना, चाइना है, जापान है, जर्मनी, इंडिया है। ठीक है। ब्रिटेन है। ठीक है। उसके बाद फिर ब्राजील है। ठीक है, देखो जरा, इटली है। ठीक है, अरे हाँ, रशिया। ठीक है। तो अब देखो, यूएसए अपना फर्स्ट नंबर पर है और इंडिया अपना फिफ्थ नंबर पर है। काफी फर्क है। ठीक है, ये जीडीपी अपडेटेड अपन देख लेंगे कौन सी ईयर का है। क्लियर क्या? ठीक है ना। तो काफी ज्यादा फर्क है। ये पॉइंट क्या है, ये 20 ट्रिलियन क्या है, प्रोडक्शन की वैल्यू। रुपए में इनकम वैसे मत सोचना। देखो, हमारे लिए एक इंडिविजुअल की इनकम का अलग लेवल होता है कि आपने कमाए कितने पैसे, समझ रहे। लेकिन नेशन की कमाई पैसे में नहीं देखी जाती, वो किसमें देखी जाती है, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को अपन वैल्यू किसमें कर रहे हैं, यूएस डॉलर में। सेम करेंसी रखनी पड़ेगी, नहीं तो कंपेरेबल नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो जीडीपी का, जीडीपी का मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्टिव एंटरप्राइज इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब एक साल में एक कंट्री ने जितने भी गुड्स बनाए या जितनी भी क्या क्रिएट करी सर्विसेज, वो सब की सब किसमें आ जाएगी, आपकी जीडीपी में। एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन गुड्स का या सर्विसेज का, अगर समझो उसका अपन जब टोटल कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, जीडीपी। और ये विद इन द टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी कह रहे हैं, इसलिए ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है। मतलब हमारे देश वाले ने कितना कमाया वो अपन देखेंगे आगे, उसके एक्सप्लेनेशन डिटेल में आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये कार की सीट है, समझ रहे,
सिर्फ सीट, कार की सीट जो है वो किसी काम की नहीं, क्या इंक्लूड होगी? पूरी कार। तो हम लोग ठीक है ना, जो मिला तो कर दिया वो, ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है, तो इंक्लूड्स ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट द इंटरमीडिएट। मतलब हम लोग जो जीडीपी है उसमें क्या देखेंगे? हम लोग जो जीडीपी है उसमें क्या देखने वाले हैं? क्या देखने वाले हैं हम? फाइनल जो कंजम्पशन के लिए, मतलब फाइनल वैल्यू जो होगी ना, ठीक है, आधे वाले गुड्स जो है उनको हम नहीं बोल, हम सिर्फ किसकी वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है ना। अगर ये सीट भी लोग कंजम्पशन के लिए खरीद के ले जाते हैं तो फिर ये भी फाइनल गुड्स होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर खरीद रहा है, कार वाला खरीद रहा है, तो फिर उसको हम नहीं जोड़ने वाले। क्या है क्लियर? ठीक है ना, हम किसकी वैल्यू जोड़ेंगे? पूरी कार की ही वैल्यू। इंक्लूड्स ओनली करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। करेंटली मतलब कि इस साल जो प्रोडक्शन हुआ है हम सिर्फ उसकी बात, हम इस साल जो प्रोडक्शन हुआ हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो, कोरोना में एज सच तुम देखोगे, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल लेवल पर कितना फर्क पड़ा? बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली बात है फर्क पड़ा कि किसी की नौकरी का या किसी के बिजनेस का, लेकिन नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बहुत सारे देशों में। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही क्या हो गया? समझ रहे? लॉकडाउन का लोग क्यों विरोध कर? क्योंकि लॉकडाउन होगा तो फिर पैसा रोल ही नहीं होगा, और लॉकडाउन सबसे बुरा तो नेशन के लिए। क्लियर है क्या? ठीक है ना। लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड बोथ नेशनल एंड नॉन नेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ के लोग अगर बाहर से भी कमा करके आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम उस चीज की बात कर रहे हैं। मतलब कि हम उसमें क्या क्या मानेंगे? लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी और इंक्लूड्स बोथ नेशनल एंड नॉन नेशनल। जब हम अपने प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जब हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि भाई हमने कितना अर्न किया है, हमने कितना कमाया, तो उसमें ये सारी की सारी चीजें नेशनल वाले भी इंक्लूड कर लेंगे और अपन किसकी इंक्लूड कर लेंगे? सॉरी, एक सेकंड, हमारे देश में कितना रहा है हम उसकी इंक्लूड कर रहे हैं। बाहर से कोई व्यक्ति आकर के अगर हमारे देश में क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो भी आपका किसमें इंक्लूड हो जाएगा? नॉन, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो डोमेस्टिक वर्ड है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? हमारे देश की बाउंड्रीज। हमारे देश की बाउंड्रीज में अगर आकर के कोई बाहर वाला भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो भी किसमें इंक्लूड हो रहा है? हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड। हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? ठीक है ना। अब देखो, एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड करता है इन जनरल? ट्रांसफर पेमेंट वगैरह। देखो एक चीज समझ लो, जो भी चीज मेहनत की कमाई है ना, उसको वो क्या करता है? इंक्लूड करता है। समझ रहे? फ्री की कमाई को वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करता है। क्लियर है क्या? ठीक है। ये एक्चुअली ना, मतलब तुम समझ लो एक समराइज्ड टाइप का है, फिर अपन इसकी डिटेल्ड स्टडी जो है वो कर लेंगे। ठीक है ना। चलो, तो एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट, कैपिटल गेन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल, तो ये सारे जो है इसमें एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। जीडीपी हमेशा किस पे अपन वैल्यू करेंगे? करेंट प्राइस। जीडीपी अपन किस पे वैल्यू करेंगे? करेंट प्राइस। हर चीज की मीनिंग है, अपन डिटेल में इसको देखें। और एक कॉन्सेप्ट का है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो इकोनॉमिक्स को समझो, क्लियर है? इसको इन लोगों ने ना इन जनरल दो पार्ट में बांट दिया, समझ रहे? एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस। अरे हाँ, दो पार्ट में बांट दिया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए। ठीक है ना। तो कुछ चीजें ये प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस इनको रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे? कुछ चीजें बिजनेस इनको प्रोवाइड करता है, रिटर्न। हाउ इनकम इज जनरेटेड। इनकम किस तरीके से होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट्स इनकम। हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। हम पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक का नाम हमारा क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है? सर्कुलर फ्लो किस तरीके से होता है? ठीक है। तो प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है। कोई भी चीज का अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो इनकम जनरेट होगी। अब देखो, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ आ रहा है? ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या लगेंगे? फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? याद है? कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
ठीक है ना, लैंड लेबर कैपिटल और, तो इन गुड्स के लिए, इन गुड्स को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या लगेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले देखो प्रोडक्शन फेज, ठीक है ना, प्रोडक्शन से क्या जनरेट होगी, इनकम, प्रोडक्शन से क्या जनरेट होगी, इनकम, समझना, ठीक है। इनकम से क्या जनरेट होगा, एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है उनसे आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, उससे इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो उससे बंदे क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, और वो जो एक्सपेंस करेंगे वो पैसा फर्दर जाकर के उससे क्या क्रिएट होगा, प्रोडक्शन, समझ रहे। तो भैया फिर सबसे पहले ये स्टार्ट किससे होगा, सबसे पहले ये किससे स्टार्ट हो रहा था, प्रोडक्शन से। क्यों, क्योंकि आप नेचुरल रिसोर्स में हम सबका यूज करके क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। तो सबसे शुरू में प्रोडक्शन करने के लिए पैसे की नीड, क्लियर है क्या, ठीक है। तो प्रोडक्शन से ही चीजें स्टार्ट है, क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्शन, एक चीज याद कर लेना बेटा, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज, सब चीजों को ये क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। अगर कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी गुड्स, कुछ भी सर्विसेज रेंडर की जा रही है, हर वो चीज जिसमें आप कुछ मेहनत कर रहे हो, क्लियर, और वो चीज जो है उसकी यूटिलिटी लोगों के मन में क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, अगर तो वो किसके दायरे में आ जाएगा, प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ वैल्यू। अगर मान लो 1 रुपए भी एडिशन हो गया, आपने जो भी कुछ किया उसमें एक डिजाइन बना दिया आपने, कोई भी प्रोडक्ट था और उसके कारण मान लो कि 10 रुपए से उसकी वैल्यू 15 रुपए हो गई, तो 5 रुपए का क्या हो गया बच्चे, प्रोडक्शन, समझ आ रही है बात। तो आप जो भी कुछ मेहनत कर रहे हो उससे अगर कोई गुड्स क्रिएट हो जा रहा है, तो नॉर्मली प्रोडक्शन किसको देखते हैं, प्रोडक्शन जब हम सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि रॉ मटेरियल को आपने किसमें वो कन्वर्ट कर दिया, फिनिश गुड्स में, तो आपको लगता है यही क्या है, प्रोडक्शन। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो सारी सर्विसेज से भी होता है, ये समझ गए हो ना आप लोग, इस सर्विसेज से भी प्रोडक्शन हो रहा है, क्लियर है। प्रोडक्शन वर्ड सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करना नहीं है, बल्कि सर्विसेज देने को भी हम किसमें इंक्लूड कर रहे हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। इनकम बेस क्या होगा, बिजनेस फर्म्स अर्न इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, क्लियर है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बिजनेस फर्म क्या करती है, बिजनेस फर्म क्या करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके वो बेचेंगे, उन्होंने जो गुड्स बेचे उससे उनके पास पैसे आए, वो जो पैसे हैं वो उन्होंने क्या किए, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जमीन थी किराया दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है, लेबर थी उनको वेजेस दी, क्लियर है, पैसा उधार लिया था, इंटरेस्ट चुकाया, समझ में आ रही है बात। लैंड लेबर कैपिटल इनपुट, इन सबके जो रेन्यूनरेशन वो उन्होंने चुकाए किससे, सेल से जो पैसा, क्लियर है। तो ये सारे लोग जो है, ये सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है किसके पास है, ये लोगों के पास है, इनको अपन हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं। तो ये सारे लोग जो है ये क्या करते हैं, ये अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर में कोई पैसा दे रहा है, फैक्टर में कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, कोई जमीन दे रहा है, उससे जो पैसे आएंगे, अब उस पैसे से लोग क्या करेंगे, कुछ और कुछ खरीदेंगे। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, लाखों टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, समझ आ रहा है। तो हर किसी की ये साइकिल चल रही है और सारी साइकिल आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, समझ आ रहा है। मतलब आप प्रोडक्शन फेज में हो तो आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे आप कुछ पर्टिकुलर चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको बेच करके जो आप पैसे आ रहे हैं, उससे जो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है, मुझे अपनी यूटिलिटी के लिए कुछ चाहिए, मैं उसको परचेस कर रहा हूँ, इस तरह के सारे लोग जो है, समझ में आ रहा है। इसको ओवरऑल नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर में वो हो जा रहा है कि प्रोडक्शन होता है, फिर वो बिकता है, लोग खरीदते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो मतलब खर्चा करते हैं गुड्स, हाँ मतलब वो परचेज सेल दोनों सेम ही चीज, क्लियर है क्या, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, एक्सपेंडिचर, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड स्पेंड इट्स इनकम टू सेटिस्फाई इट्स, हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी इनकम स्पेंड करता है, ठीक है ना, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के, ये क्लियर है क्या, ठीक है।
एक्सपेंडिचर फेज है, और ये पैसा जैसे आता है तो अगेन फिर क्या चालू हो जाता है, प्रोडक्शन। क्लियर है? अब सेक्टर देखो कौन कौन से हैं, ठीक है। ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, समझ लो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो ओनर है वही कंज्यूमर। बात चल रही है एक्चुअली में किसकी, हाउस होल्ड्स की, समझो, ठीक है। ये आपका सबसे पहले क्या है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या है, ओनर है किस चीज का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। जो हाउस होल्ड है ना उसके पास जमीन है, वो देगा प्रोडक्शन की। जो हाउस होल्ड है उसके पास मान लो कि पैसे हैं, वो देगा एज ए कैपिटल। हाउस होल्ड है वो मेहनत करेगा, तो वो क्या होगा, लेबर प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रही बात? और हाउस होल्ड में से कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बनेगा तो वो इन सारी चीजों को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो एंटरप्रेन्योर अभी अगर अपन साइड कर भी दें तो बेसिकली 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में है, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल। आ रहा है समझ, ठीक है ना। बिजनेस फर्म्स क्या है देखो जरा, बिजनेस फर्म हायर करती है किसको, फैक्टर सर्विसेज को। क्लियर है? फैक्टर सर्विसेज मतलब बिजनेस फर्म जो है वो ये सब कंपाइल करती है, इस चीज को, जमीन को और लेबर को और पैसे को। क्लियर है? और उसके बदले में उनको क्या कर देते हैं, फैक्टर रेंट। लैंड ली तो उसके बदले में क्या दे दिया, रेंट। समझ रहे? लेबर यूज किया तो वेजेस। क्लियर है? क्या कैपिटल यूज किया तो इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन है, गवर्नमेंट। तीसरा कौन है बच्चे देखो, मैं इसको कर ही देता हूँ क्योंकि पूरा नीचे तक आ रहा है। ठीक है, तीसरा कौन है, तो अच्छा मेन कौन है, हाउस होल्ड और बिजनेस काउंसिल। मेन कौन कौन है, हाउस होल्ड और बिजनेस, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट भी है जो कि क्या करती है, अब ये बीच में इंटर हो गए, ये क्या कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं कौन से, हाउस होल्ड। समझ रहे, हाउस होल्ड जो कमा रहा है उससे भी कुछ वसूल लिया, बिजनेस जो कमा रही है उससे भी वसूल लिया, तो उसके पास फंड आ गया। इससे गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और ट्रांसफर पेमेंट करेगी हाउस होल्ड को। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी, मान लो कि जो उनकी एज होगी, उनको जो पेंशन वेंशन है वो सब कुछ प्रोवाइड करना है, वो सारा कुछ। और सब्सिडीज देगी। सब्सिडीज क्यों देगी, जो चीजें इनको प्रमोट करना है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट जो है वो रीडायरेक्ट करेगी। एक एक्चुअली अगर सिर्फ बिजनेस है और क्या होंगे, हाउस होल्ड होंगे, वो अपने हिसाब से चल लेंगे ना। बिजनेस तो वो चीजें बनाएगा जो कि क्या होंगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल, इसमें वो आ जाएगा कैपिटलिस्ट। तो इसलिए गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर आता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर है? उसके बाद फिर आते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स की अपन ने बात की, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, बिजनेस फर्म का सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, और फाइनेंशियल मार्केट सेक्टर में क्या है। क्लियर है? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मुझे बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखो किस तरीके से होता है, ठीक है। इट refers to flow of money, income or goods and services across different sectors of, आपने खूब सारे सेक्टर्स देखे, इसमें पैसे और गुड्स और सर्विसेज फ्लो सब लोगों के पास, लेकिन इसका जो फ्लो है वो सर्कुलर, समझा रहे, यानी एक से दूसरे के पास, दूसरे के पास से फिर पहले के पास ये चीजें को चलिए आते हैं, ठीक है। कौन कौन है देखो, 4 सेक्टर है, कौन कौन से, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल मार्केट और बिजनेस, ठीक है। ये समझा रहे, ये कैसे क्या हो रहा है, इस सर्कुलर फ्लो को बता रहा है। क्लियर है कि अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स जो है ये सारी जो चीजें हैं वो मूव होती है। इंटरडिपेंडेंस कैसे, गुड्स और फैक्टर मार्केट, देखो कंज्यूमर को क्या चाहिए, हाउस होल्ड को क्या चाहिए, हाउस होल्ड को चाहिए गुड्स, उनको चाहिए फ्रिज, उनको चाहिए क्या,
वॉशिंग मशीन, आ रहा है समझ में? हमको अपने घर के लिए या जो भी चीज हमको यूज करने में, हमको कार चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, क्लियर है, हमको गुड्स चाहिए। बिजनेस को क्या चाहिए, मतलब उसके लिए हाउस होल्ड इज डिपेंडेंट ऑन हुम, बिजनेस फर्म्स, क्लियर है। और बिजनेस फर्म्स को क्या चाहिए, बिजनेस फर्म्स को चाहिए लेबर, बिजनेस फर्म को क्या चाहिए, जमीन, बिजनेस फर्म को क्या चाहिए, कैपिटल। आ रहा है क्या समझ में? उसके लिए बिजनेस फर्म किस पर डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये क्या है, कंज्यूमर डिमांड करता है ना, प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा गुड्स, क्लियर है क्या? कंज्यूमर डिमांड करेगा गुड्स, प्रोड्यूसर सप्लाई, है ना। बिजनेस क्या डिमांड करेगा, फैक्टर डिमांड, और हाउस होल्ड क्या सप्लाई करेगा, फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करेगा। देख लो, वही बात है, गुड्स कहां से कहां फ्लो होंगे, बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड, क्लियर है। और फैक्टर सर्विसेज कहां से कहां फ्लो होंगे, हाउस होल्ड से, क्लियर है क्या? ठीक है, ये देखो, कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, लैंड पे क्या मिलेगा, रेंट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है, और लेबर को क्या मिलेगी। ये आपको पता है, चार फैक्टर और प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कि बाकी तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन, अरे समझ में? एक बंदा चाहिए ना जो कि बिजनेस करने का बीड़ा उठाए, अरे समझ में? तो वो जो है वो रिस्क टेकर, ठीक है। हमको समझो, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, सारे लोग हैं, समझ रहे? सब लोग हैं, किसी के पास जमीन है, समझ रहे? कोई मेहनत कर सकता है, क्लियर है, किसी के पास पैसा है, सब है सबके पास, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं, जमीन, लेबर, कैपिटल, ये वो चीजें हैं जिनको क्या किया जा सकता है, कंबाइन। तो फिर प्रोडक्शन हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि एक और बंदा चाहिए तब जाकर कितना होगा प्रोडक्शन। कौन बंदा चाहिए हमको, एंटरप्रेन्योर, आ रहा है समझ में? क्लियर। तो जब ये चारों कंबाइन होते हैं तब जाकर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। लेकिन हर व्यक्ति जो भी कुछ प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उसको क्या चाहिए, कुछ चाहिए, आ रहा है समझ में? तो जो व्यक्ति जमीन प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या चाहिए, रेंट, जो व्यक्ति कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो व्यक्ति कंबाइन कर रहा है उसको प्रॉफिट चाहिए, और जो व्यक्ति लेबर दे रहा है उसको क्या चाहिए, क्लियर है। ये चार अपने ब्रॉडली कौन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, तो हम दो प्रकार के फ्लोज की बात करते हैं, एक होता है मनी फ्लो और एक होता है रियल फ्लो। दो टाइप के फ्लोज की बात करते हैं अपन, एक मनी फ्लो की और एक रियल। रियल फ्लो में क्या होता है, हाउस होल्ड क्या सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, क्लियर है। तो हाउस होल्ड से फॉर्म में जाती है, गुड्स जो है वो किससे किसके पास जाते हैं, कौन से, ये रियल फ्लो की बात चल रही है, समझ रहे? दूसरा क्या होता है आपका, मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या है, पैसे, समझ रहे? तो पैसे सिर्फ देखो, फैक्टर पेमेंट्स कहां से जा रही है, कौन से, हाउस होल्ड, अरे समझ। और गुड्स के लिए जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो कहां से कहां जा रहा है, हाउस होल्ड से, ये क्लियर है क्या? कुछ याद आ रहा है, अपन लोग ने ऐसे कुछ पढ़ा हुआ, क्लियर है क्या? ठीक है, काफी डिटेल में था ये, एक बार में पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। कुछ भी अगर पास के कुछ भी हो ना तो मुझे फीडबैक चाहिए, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये हाउस होल्ड और ये बिजनेस फर्म, तो देखो क्लियर है, ये बिजनेस फर्म्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, ये कौन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिजनेस फर्म्स, किसको, हाउस होल्ड, क्लियर है क्या? ठीक है, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड, कौन सा वाला फ्लो है ये ऊपर वाला, अरे नालायको, पैसे है ना, ये पेमेंट नहीं दिख रहा, गुड्स बोला क्या, सुन रहे हैं? हाउस होल्ड जो मेहनत कर रहा है इसके लिए, बिजनेस फर्म्स के लिए, वो क्या है, रियल। फर्म जो गुड्स दे रही है वो क्या है, रियल, समझ रहे? हाउस होल्ड जो पैसे दे रहा है वो पैसे है ना, बिजनेस जो पैसे दे रही है
वो पैसे हैं तो वो मनी है ना। तो ये मनी फ्लो है कि रियल फ्लो है? ये मनी फ्लो है ना। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज, कैपिटल, लेबर, एक्सेट्रा। ठीक है ना? और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये कौन सा फ्लो है? क्लियर है? ये समझ गया? ठीक है ना? चलो, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, लीकेज और इंजेक्शन, ये सब आपको डिटेल में करवाना है। ठीक है, ये देखो, अपने को टू वे ही है मेनली। ठीक है ना? तो ये देखो, फॉर्म्स और हाउस होल्ड से क्या प्रोवाइड होता है, देख लो जरा। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज। फॉर्म्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। ये रियल फ्लो है। और ये कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और फैक्टर इनकम, ये सब क्या है? मनी फ्लो। ठीक है ना? टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है? तो हाउस होल्ड अगर क्या करता है, खर्चा कर देता है पूरा, तो टू सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है? कुछ पैसा खर्च कर रहा है और कुछ पैसा सेव कर रहा है। सेविंग्स हम घर की नहीं काउंट, क्योंकि घर में अगर वो सेव करके रख रहा है कैश, तो क्या होगा उसका? कुछ नहीं। अगर वो बैंक में रखता है, या वो मान लो अपनी सेविंग्स इस तरीके से एफडी करा देता है, या किसी भी फॉर्म में वो इकोनॉमी में शामिल होता है, कि बंदे ने तो एनएससी खरीदी है, लेकिन वो पैसा जो है वो मार्केट में आ गया, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर पर लोन वोन के फॉर्म में वो पैसा किसको देता है? फॉर्म्स को, बिजनेसेस को। यानी बिजनेस के पास जो पैसा आता है, क्या वो सिर्फ सेल से आता है? वो लोन वोन के फॉर्म में आता है। समझ रहे? एक कंज्यूमर जो है, एक हाउस होल्ड जो है, क्या वो अपना पूरा का पूरा पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च कर देता है? वो सेविंग्स की बात। तो दो रास्ते हो गए किसके पास? फॉर्म्स के पास पैसे पहुंचने। क्लियर है क्या? ठीक है ना? क्लियर है? तो ये आपका पूरा सर्कुलर फ्लो, मतलब यहाँ पर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन लोगों ने एंड यूज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इसमें उनको पहचानना पड़ेगा कि फाइनल गुड्स कौन से हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से। याद है क्या? ठीक है, चलो, एंड यूज क्लासिफिकेशन। ठीक है, refers to categorization of goods and services on the basis of their ultimate use or purpose for which they are used will be। अब समझना। ठीक है ना? हम लोग मेनली लोगों को ही देख रहे हैं। समझ रहे हैं? सबसे मेन पर्पस क्या है? सबसे मेन पर्पस बिजनेसेस नहीं, सबसे मेन पर्पस लोग ही। ये सारा मामला किस चीज के लिए हो रहा है? किस चीज के लिए कर रहे हैं? ये सब किसके लिए हो रहा है? लोगों के लिए। लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। तो फाइनल कंजम्पशन अपन किसको बोल रहे हैं? जो लोग यूज कर। क्लियर है? मतलब मैंने अगर अपने लिए कार ली तो दैट इज फाइनल कंजम्पशन। लेकिन अगर मान लो कि मैंने एक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी है, समझ रहा है, तो वो काय के लिए मैं यूज कर रहा हूँ? मतलब बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ ना। समझ रहे? तो हम यहाँ पर बाइफरकेशन किस चीज में करेंगे? कुछ इंटरमीडिएट गुड्स का करेंगे और कुछ फाइनल कंजम्पशन। समझ रहे? ये सारा कुछ किससे रिलेट होने वाला है? नेशनल इनकम से। ये सारा कुछ पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो किससे रिलेट होने वाला है? नेशनल इनकम से। कितना प्रोडक्शन हुआ उसको अपन देख रहे हैं। तो कितना प्रोडक्शन हुआ अल्टीमेटली लोगों ने एंड यूज के लिए लिया हो। बीच में कुछ कुछ बना जो कि कहाँ चला गया? प्रोड्यूसर्स के पास। समझ में आ रहा है? बिजनेसेस के पास। उनको अपन फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड नहीं करते। एक्चुअली इंक्लूड हो जाता है। जैसे मान लो कार की वैल्यू, समझ में आ रहा है, तो वो जो सीट वीट बनी है, क्या वो फाइनल वैल्यू में इंक्लूड हो गई होगी? आप समझना। ठीक है, एक बंदा कार बना रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो सारा कुछ कंबाइन करेगा और फिर वो कार बनेगी। मान लो वो कार कितने की है? 5 लाख। तो देश में प्रोडक्शन कितने का हुआ? 5 लाख का। लेकिन अगर मान लो कि वो क्या कर रहा है, वो सीट पर थोड़ा सा आप लोग के लिए रिपीट कर रहे हैं, है ना? मान लो कि कोई फ्रिज बना रहा है, ठीक है, क्या हुआ?
हाँ अगर ये बीच पावर, ठीक है। मान लो कोई फ्रिज बना रहा है, जो फ्रिज बना रहा है वो जो उसकी मोटर है, कंप्रेसर या जो भी है, वो बाहर से खरीद रहा है, ठीक है। फ्रिज बन रहा है 25,000 का, और वो जो मोटर है वो बाहर से खरीद रहा है 10,000। एक बंदा सिर्फ मोटर बना रहा है, उसने मोटर बनाने के बहुत सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया हो, और फिर उसने क्या किया, वो मोटर बेच दी। लेकिन हमने जब ये आइडेंटिफाई किया ना कि ये जो मोटर है ये कोई यूज नहीं कर रहा, ये मोटर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, जो कि ये खरीद कौन रहा है, क्या फाइनल कंज्यूमर है, बच्चे खेलते हैं इससे, मिल जाता है कोई नहीं। ये काहे के लिए यूज होता है, कोई बिजनेस खरीदता है इसको, फिर वो फ्रिज में लगाता है, और फिर वो फ्रिज बेचता है। तुम्हें लगता है कि फ्रिज की वैल्यू में कंप्रेसर की वैल्यू इंक्लूडेड होगी ना। और इसीलिए हम बोलेंगे कि देश में कम जो प्रोडक्शन हुआ वो 25,000 का हुआ और 10,000 की मोटर, तो दिक्कत है। क्यों, क्योंकि फ्रिज की वैल्यू में कंप्रेसर की जो मोटर की वैल्यू है वो ऑलरेडी, इसलिए हम सिर्फ किसकी वैल्यू काउंट करेंगे, फाइनल गुड्स, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू काउंट। ये एंड यूज क्लासिफिकेशन है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, समझ आ रहा है। ठीक है, फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई जो फर्म है वो भी क्या कर रही है, कुछ बना बनाए गुड्स कर रही है, कंज्यूम कर रही है। देखना दो तरीके से, इंटरमीडिएट, जैसे मैंने ये मोटर का एग्जांपल दिया, तो ये मोटर जो है ये रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, समझा है। और एक वो जो फर्म है वो क्या यूज कर रही है, उसको मान लो कि काउंटर खरीद, तो मान लो कि उसने वही जैसे गाड़ी का एग्जांपल, उसने गाड़ी खरीदी, वो किस में आ जाएगा, कैपिटल गुड्स। वो भी आपके किस में आने वाले हैं, एनुअल गुड्स में आने वाले। इस तरीके से हम लोगों ने बाइफरकेशन वो किया हुआ, ये क्लियर है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं रहेगा एकदम के हिसाब से, नहीं ना, हाँ, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम, क्लियर है। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हुए, ब्रॉडली पहले अपन समझेंगे, इंडिविजुअल डिटेल अपन डिटेल समझेंगे। तो जो काय के लिए यूज हो रहा है, रीसेल के लिए, देखो समझो ना, एक मोबाइल, समझना है, मान लो कि वो तीन लोगों से ट्रैवल, तो मैन्युफैक्चरर था, उसने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने फिर अल्टीमेट कंज्यूमर, तो वो तीन बार बिका, तीन बार बिका तो तीन बार जोड़ लो उसको। तो हमको लगेगा कि यार 20,000 का मोबाइल है तो 60,000 का प्रोडक्शन हो, ये 60,000 का कोई प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन 20,000 का हुआ, तो हैंड्स चेंज ही हो, अरे सर अल्टीमेटली अगर उन्होंने अपना कुछ वैल्यू एडिशन किया है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट की ना, फैक्ट्री नहीं जाना पड़ा ना, आपको अपने पास की दुकान में मिल गया मोबाइल, समझ रहे हैं? तो ये क्या क्रिएट हुई, प्लेस यूटिलिटी, उसके लिए उन लोगों ने अपना मार्जिन जोड़ा, तो मान लो 20,000 का बना होगा मोबाइल, तो फर्दर 22,000 का क्या होगा, फिर 25,000 का क्या होगा, क्या उस 25,000 में 22,000 इंक्लूडेड, क्या उस 22,000 में वो 20,000 इंक्लूडेड, तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ 25,000 ही हूँ ना, फिर मैं इंटरमीडिएट की वैल्यू लो ही क्यों। अगर मुझे ये निकालना है कि देश में देश की इनकम कितनी है, तो मुझे देखना है कि देश में प्रोडक्शन कितना हुआ, तो बहुत ऑब्वियस है कि इंटरमीडिएट गुड्स को मुझे इंक्लूड नहीं करना। आप समझ गए, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी डबल काउंट, मुझे ऐसा लगेगा मैं देश में बहुत कमाया है जबकि एक्चुअली बहुत प्रोडक्शन हुआ है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट बनाने वालों ने इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को पहले क्या करने की कोशिश की, अलग, क्लियर है क्या, ठीक है। तो रीसेल वाले और जो भी किसमें शामिल हुए, फर्दर प्रोडक्शन, उसको भी क्यों अलग किया जा रहा है, फर्दर प्रोडक्शन वाले गुड्स को भी, क्योंकि जब आप फाइनल गुड बनाओगे ना तो आप उसमें उसकी वैल्यू ऑलरेडी, ठीक है ना। रीसेल गुड्स परचेज और रीसेल इन द सेम, लाइक मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, समझो। अगर मान लो कि कोई ऐसा बंदा खरीद रहा है, मान लो जैसे हम हाउस होल्ड, हम दूध वाले से क्या खरीद रहे हैं, डेली वो दूध दे करके जाता है, समझ रहे हैं? तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये कन्वेंशन या इंटरमीडिएट, ये यूज होगी family convention, समझा? लेकिन अगर मान लो कि कोई मिठाई की शॉप वाला क्या कर रहा है, वो दूध खरीद रहा है, समझा? तो वो फिर उसके लिए क्या हो गया, फिर हम दूध की वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे अलग से फाइनल गुड्स में, क्यों, क्योंकि जब वो मिठाई बनाएगा तो मिठाई में उसकी कॉस्ट इंक्लूड ऑलरेडी,
तो यहाँ पर उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ जितना कि हमको दिखा। मतलब दूध की वैल्यू बात करो, सिर्फ मिठाई की अल्टीमेट फाइनल वैल्यू पड़ी। या तो फिर हमको क्या करना पड़ता, दूध की वैल्यू अलग जोड़ो, उसमें जितना एडिशनली दूध के अलावा जितना आपको प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू अलग जोड़ो। अभी नेशनल इनकम निकालने वालों ने कौन सा निकाला, आसान रास्ता, कि इंटरमीडिएट वालों को छोड़ दो, सीधे फाइनल की वैल्यू, ये आसान रास्ता। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर बंदे के पास जाते हैं, उससे उसकी सेल लेते, और फिर इंटरमीडिएट हम ये देखते कि तुमने कितनी वैल्यू है। अरे यानी हम मैन्युफैक्चरर से 20,000 जोड़ते मोबाइल का, फिर होलसेलर से 2,000 जोड़ते, और फिर इससे 3,000। इन लोगों ने कहा इन सबको अलग करो, इंटरमीडिएट को फाइनल गुड्स की वैल्यू ले लो 25,000। तो दो तरीके हैं, लेकिन इन लोगों ने कौन सा चुना, क्लियर है। तो रीसेल के लिए गुड्स अगर यूज हो रहे हैं तो इंटरमीडिएट बचे, और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो, फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स। तो इसको रूल बेस्ड मत चलाना इंटरमीडिएट गुड्स को, कि अगर प्रोड्यूसर ने करा तो ऐसा, समझ आ रहा है। इसको हम किस तरीके से चलाएंगे, आप उस चीज को नोटिस करो कि क्या ये डायरेक्टली फाइनल इनकम में मतलब जुड़ जाने वाली है, क्या इसकी वैल्यू जुड़ गई है इसमें मेन गुड्स में। तो हम इंटरमीडिएट को अलग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि वो डबल काउंट करे। तो अगर मान लो कि बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा खर्चा किया जो कि उसने गुड्स की वैल्यू में नहीं जोड़ा, अगर उसने कोई भी ऐसा खर्चा किया जो कि उसने गुड्स की वैल्यू में नहीं जोड़ा, तो उस चीज की वैल्यू में क्या करो, इंक्लूड कर लो, इसमें इंक्लूड कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना, यानी बिजनेस के द्वारा खरीदी गई हर चीज क्या नहीं होती, इंटरमीडिएट गुड्स, कुछ फाइनल गुड्स वाली चीजें भी वो खरीदेगा। क्या है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। इफ दे रिमेन अनसोल्ड देन दे आर ट्रीटेड एज, क्यों बोल रहे हो वैसे, क्योंकि इस साल इतना तो प्रोड्यूस हुआ है ना, मेरा पॉइंट समझो। मोटर बनी, मोटर बनी, फ्रिज में लग गई, फ्रिज बिक गया, या फ्रिज बना पड़ा, तो मैंने फ्रिज की वैल्यू जोड़ ली, फ्रिज की वैल्यू जोड़ ली तो मैंने मोटर की जोड़ ली। देखो एक चीज समझो, ऐसा नहीं है कि मैं मोटर की वैल्यू जोड़ना नहीं चाहता, क्या मोटर प्रोड्यूस हुई है देश में, हाँ, तो क्या उसकी वैल्यू जुड़नी चाहिए प्रोडक्शन में, हाँ, पर वो फ्रिज के साथ इंक्लूड हो गई ना। बिके नहीं है, ईयर एंड में जो मोटर बनाने वाला है, उसके पास बहुत सारी मोटरें पड़ी हैं, समझे, तो अभी वो फ्रिज के साथ जुड़ करके इसकी वैल्यू तो अपने काउंट की नहीं, तो इस प्रोडक्शन को अलग से जोड़ो। ये भी क्या मानेंगे अपन, हर चीज लॉजिकल है, अगर आप उस चीज को नोटिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो इसका लॉजिक समझ में आया क्या, अदरवाइज याद तो आसानी से की जा सकती है, बहुत कम चीज समझा है। अगर आपको लॉजिक पता होगा तो आपके फिर सारे के सारे आंसर्स सही है, क्लियर है, ठीक है। चलो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, देखो जरा, refer to those goods which are used either for consumption or for हाउस होल्ड के पास जो भी कुछ आ रहा है समझ, ठीक है, वो क्या कर रहा है, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या तो सेविंग्स कर रहा है, वो तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए। रेफर टू फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं, विच आर, अगर वो या तो कंजम्पशन के लिए यूज हो तो या तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये जो है ना इन्वेस्टमेंट, इसका बस तुमको ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये मिस हो जाता है, ठीक है। कंजम्पशन क्या है, जो भी नॉर्मल हम गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, हाउस होल्ड जो गुड्स खरीद रहा है, ठीक है, वो क्या है, कंजम्पशन के लिए, मतलब अगर मैं कंजम्पशन के लिए खरीद रहा हूँ तो क्या है, फाइनल गुड्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनल गुड्स किसको बोलेंगे और इंटरमीडिएट गुड्स, क्लियर है। तो फाइनल गुड्स फर्दर किसी और गुड्स में यूज करके बेचे नहीं, समझ रहे हैं? अगर मैं उसको जोड़ करके बेच रहा हूँ तो फिर वो जो बेच रहा है उसकी वैल्यू इंक्लूड कर लो, फिर इस इंटरमीडिएट गुड्स की करने की जरूरत। फाइनल गुड्स में इन्वेस्टमेंट भी गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन लाइक मशीनरी परचेज। इसका लॉजिक इन लोग बस ये मान करके चल रहे हैं कि मशीनरी की वैल्यू हम गुड्स में ऐड नहीं कर रहे, तो वैसे भी नहीं होगा,
सोच कर बोलो, अगर मान लो कि मैंने कोई मशीन खरीदी 10 लाख की, क्लियर है, उस मशीन से मैं क्या बना रहा हूँ, बॉटल्स, क्लियर है, तो मैं उस 10 लाख की पूरी वैल्यू जोड़ देता हूँ कैसे? नहीं, वो मशीन मेरी कितने चलने वाली है, 10 साल। थोड़ी थोड़ी करके हो सकता है कि वो उसमें ऐड हो भी जाए, लेकिन उसको मैं अभी 10 लाख को क्या मानूंगा, क्या मानूंगा मैं, फाइनल कुछ। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय अपन लोग डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, आपको याद समझ रहे, इसलिए यहाँ पर अभी कोई वैल्यू, तो समझ में आया? देखो समझो, एक बिजनेस में मान लो कि क्या खरीदी, एक गाड़ी खरीदी, समझ रहे, ठीक है, मुझे ये बताओ ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट तब जब वो फर्दर बेच, समझ रहे, अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 लाख की गाड़ी की वैल्यू मैंने चार चार बार में 10 कर ली, तो गुड्स में जोड़ दी क्या, नहीं जोड़ी, इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन हुआ है इसकी वैल्यू कहीं जुड़ी नहीं है, समझ आ रही ना? तो मैं क्या करता हूँ कि गुड्स की वैल्यू अलग जोड़ूंगा, और ये जो है, जो गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं होता, इसको मैं पूरा जोड़ूंगा, बाद में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय मैं डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, समझ में आ रहा है मैं क्या, ये इसलिए बिजनेस फर्म्स जो भी ऐसा खर्चा करेंगे जो कि वो गुड्स की वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे या कर ही नहीं सकते, उनको मैं क्या मानने वाला हूँ, फाइनल गुड्स, मतलब वो कैपिटल गुड्स है, वो कैपिटल गुड्स है जिनको की जिनकी वैल्यू मैं गुड्स में ऐड नहीं करता, वो कैपिटल गुड्स है, इसलिए उन कैपिटल गुड्स को मैं क्या बोलूंगा, फाइनल, समझ रहे? लेकिन जो भी छोटे मोटे जो चीजें होती हैं उनको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, किसमें ऐड कर देता हूँ, फाइनल गुड्स बनाते समय ऐड कर देता हूँ, इसलिए उनको मैं इंटरमीडिएट बोलता हूँ, और इसलिए इंटरमीडिएट की वैल्यू इंक्लूड नहीं करता। यहाँ अभी हमको सिर्फ फाइनल और इंटरमीडिएट में फर्क बता रहा है, मैं आपको इसका क्यों जो है वो डिस्कस करता हूँ, क्या है, समझ में आ रहा है क्या, अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, रीसेल के लिए यूज होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, क्लियर, फाइनल गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, या तो फिर क्या, क्लियर, ठीक है। Intermediate goods, if the goods are transferred to the hands of producers, they are intermediate. Generally, producers कौन से होते हैं? Generally, वो क्या होंगे? Intermediate. और जनरली हाउस होल्ड कौन सा, इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, चीज खरीदी, एक रेस्टोरेंट को, कि चाय बना रही, जब वो चाय की के पैसे ले रहा है, तो उसमें वो चाय पत्ती के पैसे इंक्लूडेड हैं, समझ रहे हो? तो मैं चाय पत्ती की वैल्यू, ये जो बिकी यहाँ पर, इसकी वैल्यू मैं अलग कर दूंगा, क्योंकि जब चाय में जो, तो समझो जितनी चाय पत्ती बनी उस सबको मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ नेशनल इनकम के लिए, जितनी चाय बनी वो चाय पत्ती इंक्लूड, जितनी पत्तियां बनी, समझ रहे हो? उसकी वैल्यू इंक्लूड करी, सारी चाय की वैल्यू इंक्लूड, जो जो बिजनेसेस को बेची गई उसको डिडक्ट करती है, लेकिन जो जो चाय पत्ती हाउस होल्ड को बेची गई उसकी वैल्यू मैंने इंक्लूड कर ली, क्यों, क्योंकि उन्होंने घर में बनाया, समझ रहे हो? बेची नहीं, अगर बेचते तो वो चाय पत्ती भी क्यों हो जाती, समझ में आएगी नहीं, क्लियर, if the goods are transferred at the hands of consumer household, yeah, preparation of tea with the tea leaves है, पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट क्या है, जो चाय खरीदी गई, चाय पत्ती जो खरीदी गई उसकी वैल्यू, जब वो चाय पत्ती कंज्यूमर को बेची जा रही है उस चाय पत्ती को हम जोड़ रहे हैं, लेकिन जब वो चाय पत्ती बिजनेस को बेची गई तो हम चाय पत्ती की वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहे, हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम चाय की वैल्यू तो जोड़ ही लेंगे, और चाय की वैल्यू में चाय पत्ती की वैल्यू जोड़ ही लेंगे, क्लियर है? बेसिक डिफरेंस देख लो, वेरी गुड्स यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ, क्लियर है? नेशनल इनकम में
फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं और इंटरमीडिएट को नहीं इंक्लूड करते हैं। यही बेसिक बात है जो सेल। फाइनल गुड्स सेल के लिए नहीं होता है, ठीक है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स आर मेंट फॉर क्लियर। प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जाता है, किसी बात है, ठीक है, कंज्यूमर घर लेके जाएगा फाइनल गुड्स, ठीक है, लेकिन ये वाले गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री में एक बिजनेस की फैक्ट्री से निकल कर दूसरे की फैक्ट्री में जाए। अगर घर जा रहे हैं तो फाइनल गुड्स है, अगर किसी और फैक्ट्री जा रहे हैं तो वो क्या है, इंटरमीडिएट, कुछ एक्सेप्शन के साथ फैक्ट्री गुड्स के, क्लियर है, ठीक है। फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेंशन गुड्स, एक कैपिटल, लेकिन सारे सारे बच्चे तो अभी अपन लोग काम कर लेते हैं। ब्रेक चाहिए क्या किसी भी अकाउंट चाहिए ब्रेक, ठीक है ना।